So, hello friends, welcome in my YouTube channel, Pharma Concepts Made Easy with Dr. Babita. मैंने ये चैनल जो क्रिएट किया है बेसिकली बच्चों की हेल्प के लिए क्रिएट किया है। जो बच्चे अभी फार्मेसी में एडमिट हुए हैं उनके लिए, मतलब अभी जो हमारा न्यू सिलेबस इम्प्लीमेंट हुआ है फ्रॉम विच विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अगस्त 2026, तो उसमें बिल्कुल ही नया सिलेबस है। तो मैंने बच्चों की हेल्प के लिए जो हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो और एम फॉर्म के स्टूडेंट्स, उनकी हेल्प के लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। और इस चैनल में मैं छोटी छोटी वीडियोस और रिलेटेड टू योर सिलेबस एंड मेनली रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री सिलेबस अपलोड करूँगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है इम्प्योरिटीज़, क्योंकि अगर हम देखें आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू जो अभी नया सिलेबस इम्प्लीमेंट हुआ है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें एक सब्जेक्ट है डैट इज़ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल दिस इज़ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये सब्जेक्ट का नेम है एनालिटिकल केमिस्ट्री, और इसका जो सब्जेक्ट कोड है इट इज़ BP106T। मैंने जो सबसे पहला सब्जेक्ट लिया है डैट इज़ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड हैविंग कोड BP106T। ये जो सब्जेक्ट है इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू दी इनऑर्गेनिक। everyone knows that ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक मतलब कि अब हम रिलेटेड वो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम +2 में पढ़ते थे और +1 में पढ़ते थे उसको रिलेट करेंगे फार्मास्यूटिकल से। अब आप फार्मेसी प्रोफेशन में आए हो तो फार्मास्यूटिकल मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू दी मेडिसिन्स। तो इसमें हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर अप करेंगे विद एनालिटिकल केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री विच इज़ रिलेटेड टू दी एनालिसिस, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है और उसका कोड है BP106T। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो कोर्स है इसको ये जो सब्जेक्ट है इसको कवर अप करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं दे विल एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एरर्स इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स मीन्स हमारी जो भी मेडिसिन्स होती हैं उसमें जब हम मेडिसिन्स बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वन स्टेप प्रोसेस है, हमने जो भी काम किया वो बन गई मेडिसिन्स। फार्मा कंपनी इतनी ईजी नहीं है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए देयर आर चांसेस ऑफ मैनी एरर्स, मैनी इम्प्योरिटीज़, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स कौन से हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ कौन सी हैं इन आर फार्मास्यूटिकल फील्ड, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट वी ऑल्सो कम टू नो और कम अक्रॉस द प्रिंसिपल्स ऑफ बफर सिस्टम्स, ठीक है। हम लोगों में से कई बच्चों ने बफ़र का नाम सुना होगा, बफ़र क्या होते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट में डिस्कशन करेंगे। एवरीवन is developed having a skill in performing and interpreting the limit test and titrometric analysis। देखो लिमिट टेस्ट कुछ नहीं है, हम लोगों ने सुना होगा इम्प्योरिटीज़ के बारे में, लेकिन लिमिट टेस्ट ये जो वर्ड है ये हम यहाँ फार्मेसी में आके सुन रहे हैं। तो ये जो लिमिट टेस्ट होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, ये भी हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दिस सब्जेक्ट ऑल्सो एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इन फार्मेसी, ठीक है। तो हमारे जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी फार्मेसी में, ठीक है। एंड ऑल्सो हम इसमें पढ़ेंगे, या ये जो सब्जेक्ट है इट विल एक्सप्लेन द सिंथेसिस एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोडक्ट्स ऑफ मैनी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स हैविंग फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। हम बहुत सारे ऐसे रिएजेंट्स, ऐसे जो इंटरमीडिएट्स और फाइनल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है हमारी फार्मेसी प्रोफाइल में, ठीक है। तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन है इस कोर्स के बारे में जो कि हमको पता होनी चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट में जो ये सब्जेक्ट मैंने बताया आपको डैट इज़ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, कोड जो है वो रहेगा BP106T। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेक्शंस हैं डैट इज़
सेक्शन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं हमारे सेमेस्टर फर्स्ट में, उन्होंने सिलेबस देखा होगा, तो हमारी इस सब्जेक्ट में या जो भी हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में, उनमें कितने सेक्शंस हैं? 5 सेक्शंस हैं। तो जो सेक्शन फर्स्ट है, उस फर्स्ट सेक्शन में जो हमारे पास टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं वो हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं। थर्ड टॉपिक इज़ इम्प्योरिटीज़। तो जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो जनरल एक इम्प्योरिटीज़ का टॉपिक लिया है कि ये इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। फिर ये एक नॉर्मल जनरल टॉपिक आ गया, लेकिन इसमें भी आपके जो सेशनल्स में या फिर फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, नॉर्मली आ जाता है व्हाट आर इम्प्योरिटीज़, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम अभी कवर अप कर लेते हैं और उसके बाद मैं जो है पर्टिकुलरली जो भी इसमें इस इम्प्योरिटीज़ टॉपिक में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो भी सेगमेंट्स दे रखी हैं उसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, राइट। सो ये मेरे नोट्स हैं, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगी। अगर कोई शेयर करना चाहता हो तो उसको शेयर कर सकता है। अभी आप इसको देख लीजिए। सो इम्प्योरिटीज़, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा आपको फाइनल एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि व्हाट आर इम्प्योरिटीज़ एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ या फिर सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि इम्प्योरिटीज़, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको भी छोड़ देते हैं या फिर आपको याद ही नहीं होता। देखो, इसमें लर्न नहीं करना है आपने कुछ भी, आपने समझना है। इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? इट इज़ डिफाइंड एज एनी फॉरेन सब्सटेंस और पार्टिकल। सब्सटेंस के साथ आप क्या लिख सकते हैं? पार्टिकल। कोएग्जिस्टिंग विद द ओरिजिनल ड्रग इज नोन एज इम्प्योरिटी, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी इन वन वर्ड अगर हम बात करें तो बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं फॉरेन पार्टिकल। क्या बोलेंगे? फॉरेन पार्टिकल। कोई भी फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन मीन्स जिसको हम जानते ही नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ डिफाइंड एज एनी फॉरेन पार्टिकल और सब्सटेंस कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? जो साथ में प्रेजेंट होती है। एग्जिस्ट मतलब ये सारी चीज़ें हैं। देखो, ये हमारी मेडिसिन है, ठीक है। या अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो हमको टीचर हमको बताएगा कि ये हमारी मेडिसिन है। अब इस मेडिसिन में दो चीज़ें, जो कोई भी दवाई है उस दवाई के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? ड्रग होती है और एक्सीपिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ड्रग्स एंड एक्सीपिएंट, ठीक है। तो ये जो ड्रग होती है, ड्रग क्या होती है? ये मेन पार्ट होता है मेडिसिन का। जो मेडिसिन होती है वो किससे बनती है? ड्रग और एक्सीपिएंट से। ड्रग क्या होती है? जो मेन ड्रग विच गिव्स द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो कि आपको थेरापेटिक एक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपको सिर की दर्द है, आपको सर पे दर्द लगी हुई है, ठीक है, आपने सर की दर्द की दवाई खाई, जो सर की दर्द को ख़त्म करेगा वो कौन होगा? ड्रग होगा। जो सर की दर्द को ख़त्म करेगा वो कौन होगा? ड्रग होगा। तो व्हाट अबाउट दी नीड ऑफ दीज एक्सीपिएंट्स? ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं? मेडिसिन मतलब अभी तक हमको ये पता था कि ठीक है, हमको यहाँ पे दर्द है, हमको ये प्रॉब्लम है, हमने दवाई खाई, हम ठीक हो गए। दवाई खाई तो, पर दवाई किससे बनती है? दवाई बनती है, मेडिसिन कंप्राइजेज विद ड्रग विद एक्सीपिएंट्स। और ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग होते हैं विच गिव्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन और थेरापेटिक एक्शन, जो आपको ठीक करते हैं, जो आपकी मेन बीमारी को ठीक करते हैं। लेकिन एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं? एक्सीपिएंट्स जो होते हैं वो ड्रग के साथ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों की दवाई है, बच्चों की दवाई है, अगर हम उसमें कोई फ्लेवरिंग एजेंट नहीं डालेंगे, कलरिंग एजेंट नहीं डालेंगे, तो वो क्या खाएंगे? बच्चे नहीं खाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सीपिएंट्स डालते हैं। एक्सीपिएंट्स लाइक फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट। देखा है आपने? दवाई हमेशा एक ही कलर की तो होती नहीं है, कोई येलो होती है, कोई वाइट होती है, कोई किसी कलर की होती है। तो उसमें हम कलरिंग एजेंट डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स डालते हैं, बाइंडर्स डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं जिनका थेरापेटिक एक्शन नहीं होता है। एक्सीपिएंट्स का थेराप्यूटिक एक्शन जो होता है वो नहीं होता है। लेकिन हम इनको क्यों डाल रहे हैं एक्सीपिएंट्स को? एक्सीपिएंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो मेडिसिन में उसके जो फ्लेवरिंग एजेंट, वो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, एज अ कलरिंग एजेंट काम करते हैं, ताकि जो मेडिसिन है, दवाई है, उसकी अपीयरेंस को एनहेंस कर सकें, उसकी सॉल्युबिलिटी को एनहेंस कर सकें, ठीक है, उसके टेस्ट को एनहेंस कर सकें। तो उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एनहेंस करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वी आर एडिंग एक्सीपिएंट्स, ठीक है। सो क्या समझ में आया आपको?
हमको ये समझ में आया कि जो भी हमारी मेडिसिन होती है, जो भी हमारी दवाइयाँ होती हैं, वो किससे बनती हैं? वो दो चीज़ों से बनती हैं, ड्रग से और एक्सीपिएंट से। ड्रग जो होता है वो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। क्या होता है? मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो सबसे मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, विच इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेराप्यूटिक एक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। उस ड्रग के साथ हम और क्या ऐड करते हैं? एक्सीपिएंट्स। एक्सीपिएंट्स बेसिकली क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। वट इट इम्प्रूव्स? इट इम्प्रूव्स द सॉल्युबिलिटी, कलर, ऑर्डर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो मेडिसिन comprises with drug and excipients in which drug is the main active constituent which is responsible for giving the therapeutic action, and excipients is adding for improving the solubility, appearance, color, bioavailability, etc. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए, एंड आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो अभी, तो आपको अभी से पता होना चाहिए। कोई भी आपको राइट नाउ आपको पूछे कि आप घर पे जाके भी बता सकते हैं, हाँ जी आपको पता है मेडिसिन किससे बनती है? मेडिसिन बनती है ड्रग एज वेल एज एक्सीपिएंट से। ठीक है, ड्रग का क्या रोल है? ड्रग जो है वो हमको मेन हमारी बीमारी को ठीक करते हैं। मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ही हमारा ड्रग है जो कि थेराप्यूटिक एक्शन प्रोवाइड करता है। और एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं? एक्सीपिएंट्स जो होते हैं वो जो एनहेंस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इम्प्योरिटीज़ में। तो इम्प्योरिटीज़ क्या होते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज एनी फॉरेन सब्सटेंस और पार्टिकल। कोई भी जिसको हम जानते नहीं हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन। ठीक है, फॉरेनर्स जो हमारे इंडिया में आते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, राइट। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि कोएग्जिस्ट मतलब जो साथ में रहता है किसके? ओरिजिनल ड्रग के। मान लो ये ड्रग है आपकी और एक्सीपिएंट्स है। अब इस ड्रग और एक्सीपिएंट्स के अलावा कुछ और नई चीज़ यहाँ पे आ गई जो कि नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब कि ए हमारी ड्रग थी, बी हमारे एक्सीपिएंट है। ठीक है, उसमें और क्या आ गया? सी आ गया। ये जो सी है जो कि ए और बी, ये जो मेडिसिन थी, ये मेडिसिन किससे बननी थी? ए और बी से, लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ आ गई, दैट इज़ सी। तो वो जो सी है, वो जो फॉरेन पार्टिकल है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी। तो आप सबको याद हो गया कैसे याद रखना है इम्प्योरिटीज़? इट इज़ डिफाइंड एज द फॉरेन पार्टिकल। लेकिन वो फॉरेन पार्टिकल कहाँ रहता है? वो को मीन्स साथ में रहता है, को एग्जिस्ट करता है, साथ में रहता है किसके? जो हमारा ओरिजिनल ड्रग है उसके, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज इम्प्योरिटी? बताइए, इम्प्योरिटी क्या है? इम्प्योरिटी आ गई आपकी एनी फॉरेन पार्टिकल विच को एग्जिस्ट विद द ओरिजिनल ड्रग। जो हमारे ओरिजिनल ड्रग के साथ को एग्जिस्ट करता है वो फॉरेन पार्टिकल। ये दो वर्ड्स आपको ज़रूर लिखने हैं इम्प्योरिटी की डेफिनेशन में, फॉरेन पार्टिकल और को एग्जिस्ट विद द ओरिजिनल ड्रग। तो आपकी जो इम्प्योरिटी की डेफिनेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा इम्प्योरिटी क्या है। इम्प्योरिटी हमारी जो फॉरेन पार्टिकल है जो कि को एग्जिस्ट करती है ओरिजिनल ड्रग के साथ, उसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज़। नाउ नेक्स्ट पार्ट आ गया आपका इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो आपको ये लिखना है एग्जाम में भी थोड़ा बहुत, जो भी आपको याद आता है। इट मे लोअर द सेल्फ लाइफ ऑफ सब्सटेंस। देखो, अगर इम्प्योरिटी आ जाती है मेडिसिन के अंदर, इस मेडिसिन में कोई सी पार्टिकल आ गया तो वो उसकी सेल्फ लाइफ को भी क्या करेगा? कम करेगा। सेल्फ लाइफ मतलब हम मेडिसिन के ऊपर आपने देखा होगा नहीं देखा है तो आगे देखना, मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। हम लोग इतने, हमारी जनरेशन या पीपल्स जो हमारे अराउंड हैं वो इतने अवेयर हो गए हैं कि हम कोई भी चीज़ मार्केट से जब परचेज़ करते हैं तो हम उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी देखते हैं। ठीक है, तो वो जो डेट ऑफ एक्सपायरी है उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? सेल्फ लाइफ। जैसे मान लो कि कोई दवाई है, उसको 2 साल का लाइफ पीरियड दे रखा है कि 2 साल तक ये ठीक रहेगी, 2 साल के बाद आपको कोई यूज़ नहीं करना है। तो सेल्फ लाइफ क्या रही उसकी? 2 साल। लेकिन वो अगर इम्प्योरिटी आ जाती है तो इम्प्योरिटी में वो 2 साल से पहले वो क्या हो जाएगी? ख़राब हो सकती है। सेकेंड, थेराप्यूटिक इफेक्ट कैन बी डिक्रीज्ड। मान लो सिर की दर्द के लिए हम उसको दवाई को ले रहे हैं, लेकिन जिस लेवल से उसको ठीक करना था, एक्टिव ड्रग को जिस लेवल से उस कंडीशन को ठीक करना था, उस बीमारी को ठीक करना था, वो थेराप्यूटिक एक्शन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इफ़ देयर इज़
presence of impurity. Third one is may bring about incompatibility. What do you mean by incompatibility? Incompatible मतलब हम सबको पता है कि I am not compatible with that person. It means मतलब comfortable. तो incompatibility may bring about incompatibility with other substance. ठीक है, मान लो C के आने से क्या हुआ, B खराब होने लग पड़ा, तो इसको बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी. मे कॉज डिफिकल्टीज ड्यूरिंग फॉर्मुलेशंस एंड यूज ऑफ द सब्सटेंस. इम्प्योरिटी के आने से क्या हो सकता है, फॉर्मुलेशन में भी दिक्कत आ सकती है. फॉर्मुलेट मतलब दवाई को बनाना. कौन बनाता है दवाई को, फार्मा कंपनीज बनाती हैं. फार्मा कंपनीज बनाती हैं दवाई को. ठीक है, तो मान लो कि ड्रग और एक्सीपेंट हमने मिलाना था, अगर वहाँ पे इम्प्योरिटी आ जाती है तो क्या पता वो ठीक से मिले ही ना. नहीं मिलेंगे तो ड्रग बनेगी नहीं. फॉर्मुलेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है. समटाइम्स इट चेंजेस दी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस ऑल्सो. या केमिकली भी उसको चेंज कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता है, और फिजिकली भी. केमिकली मीन्स जैसे ऑक्सीडेशन हो गई दवाई में, रिडक्शन हो गई किसी कंपाउंड में. ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उसका कलर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. कैन शो द टॉक्सिक इफेक्ट आफ्टर सर्टेन पीरियड. और ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है कि मे बी, ये तो ऊपर वाले जनरल पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, लेकिन इट कैन शो द टॉक्सिक इफेक्ट ऑल्सो. दवाई कैसा इफेक्ट दिखाती है, थेरापेटिक एक्शन दिखाती है. ठीक है, साइड इफेक्ट्स होते हैं पर टॉक्सिक नहीं बोल सकते हम. ठीक है, साइड इफेक्ट ओके है, लेकिन साइड इफेक्ट के साथ टॉक्सिक नहीं बोल सकते हैं. लेकिन क्या पता इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, दे कैन शो द टॉक्सिक इफेक्ट आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो मुझे लगता है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ इम्प्योरिटीज़. सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ क्या है, ये जो है अनवांटेड है या फॉरेन पार्टिकल्स हैं. किसके साथ प्रेजेंट होती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं, साथ में प्रेजेंट होती हैं किसके, ड्रग के. ठीक है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी. अगर किसी दवाई में, मेडिसिन में, किसी कंपाउंड में अगर इम्प्योरिटी आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. उस कोई भी सब्सटेंस है उसका सेल्फ लाइफ थोड़ा सा कम हो सकता है, या बिल्कुल कम हो सकता है, या ख़राब हो सकती है. उसका थेरापेटिक एक्शन जो है वो कम हो सकता है. ठीक है, वो इनकम्पैटिबल हो सकती है. फिर वहाँ पे फॉर्मुलेशंस में दिक्कतें आ सकती हैं. फिर उसके बाद उसके केमिकल और फिजिकल नेचर चेंज हो सकता है, या फिर वो टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको दोबारा में रिपीट करी हूँ. क्वेश्चन आपको आता है कि व्हाट इज़ इम्प्योरिटीज़. ठीक है, डिफाइन इम्प्योरिटीज़ एंड इट्स टाइप्स और इट्स सोर्सेज. तो आपने नेक्स्ट पार्ट लिखना है कि कौन कौन सी टाइप्स हैं. तो फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़. देखो ऑर्गेनिक मीन्स, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, विच इज़ रिलेटेड टू दी, जिसमें क्या होगा, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स विच इज़ हैविंग द कार्बन, जिसमें कार्बन होती है. तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ मतलब कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स इम्प्योरिटीज़. वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है और वो एज अ इम्प्योरिटी काम कर रहे हैं. वो कंपाउंड्स क्या काम कर रहे हैं, एज अ इम्प्योरिटी. सच एज रिलेटेड सब्सटेंस. एग्जाम्पल, इंटरमीडिएट, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, या बाई प्रोडक्ट, या स्टार्टिंग मटीरियल. कुछ भी हो सकता है. स्टार्टिंग में ही कंपाउंड क्या हुआ, ख़राब हुआ. बाई प्रोडक्ट जो साइड प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं, या इंटरमीडिएट्स ख़राब, मतलब में प्रॉब्लम आ गई तो उससे क्या होगा, फाइनल कंपाउंड भी ख़राब हो जाएगा. तो फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़. इसमें आप एग्जाम में लिखोगे ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये उन कंपाउंड्स की वजह से हो सकती हैं विच इज़ हैविंग द कार्बन, जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है. और दूसरी क्या हो गई, इनऑर्गेनिक, मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, वो कंपाउंड एज अ इम्प्योरिटी काम कर रहे हैं. देखो नॉन कार्बन बेस्ड कंपाउंड सच एज हैवी मेटल. देखो लेड हो गया, मरकरी हो गया. मरकरी का फॉर्मूला क्या लिखा, Hg. क्या उसमें कार्बन प्रेजेंट है, नहीं. लेड Pv, कार्बन प्रेजेंट है, नहीं. ठीक है, सल्फेट्स, क्लोराइड, सिलिका, कैल्शियम. तो ये सारे के सारे जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक. तो इन कंपाउंड्स की वजह से अगर कहीं पर इम्प्योरिटी आ रही है तो उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़. जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है और उनकी वजह से कहीं इम्प्योरिटी आ रही है तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़. ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी हुई, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़. द कंपाउंड्स विच इज़ हैविंग द कार्बन एंड कॉजिंग द इम्प्योरिटी. इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ मतलब द कंपाउंड्स विच डज नॉट कंटेन द कार्बन एंड कॉजिंग द मतलब कि उनकी वजह से क्या हो रहा है, वो एज अ इम्प्योरिटी काम कर रहे हैं, एज अ फॉरेन पार्टिकल काम कर रहे हैं किसी में. नेक्स्ट आता है रेजिडुअल सॉल्वेंट्स. जैसे कि मान लो कोई कंपाउंड है, ए कंपाउंड है. ठीक है, वो सॉलिड कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है. अब उसको क्या करना है मुझे,
सोडियम क्लोराइड क्या है, पैलेट्स होती हैं, सॉलिड मतलब कि पैलेट्स हैं, इसको डिज़ोल्व करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, कोई सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जिसमें ये क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। तो इससे क्या होगा, फिर मैं सॉल्यूशन बना सकती हूँ। तो वो जो सॉल्वेंट मैं ले रही हूँ, डेट इज़ जैसे पानी ले लिया या कोई भी आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो जो सॉल्वेंट है क्या पता उसमें ही इम्प्योरिटी हो। तो ऐसी कोई इम्प्योरिटी जो सॉल्वेंट से आती है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल सॉल्वेंट इम्प्योरिटी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज्ड इन सिंथेसिस, ठीक है, जैसे मिथेनॉल हो गया, एसीटोनाइट्राइल हो गया, उनकी वजह से कोई इम्प्योरिटी आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल सॉल्वेंट इम्प्योरिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से कोई इम्प्योरिटी आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। इनऑर्गेनिक की वजह से आ रही है तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। किसी सॉल्वेंट की वजह से आ रही है तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल सॉल्वेंट इम्प्योरिटी। रिएजेंट एंड कैटलिस्ट, कोई जैसे अगर कोई भी रिएक्शन करवानी है तो हम बोलते हैं ना भाई उसमें ना NaCl डाल दो, पोटेशियम डाल दो, ये डाल दो, तो वो जो रिएजेंट्स हैं, ठीक है, क्या पता उसमें ही इम्प्योरिटी हो जिसकी वजह से हमारा फाइनल प्रोडक्ट में भी इम्प्योरिटी आ रही है। या कोई कैटलिस्ट डालते हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को बढ़ाते हैं, जल्दी करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्या पता जो भी हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से इम्प्योरिटी आ जाए, फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ जाए, तो उसको बोलते हैं रिएजेंट एंड कैटलिस्ट इम्प्योरिटी। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यूरिंग स्टोरेज और यूज़ सच एज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, फोटो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट मीन्स जैसे कंपाउंड रखा रखा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, उसमें ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड हो गया, उसने पानी को अडेप्ट कर लिया, ठीक है, तो इनकी इस टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको बोलते हैं वो मतलब डिग्रेड हो गया आपका प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज कॉन्टेमिनेंट्स। कॉन्टेमिनेंट्स मतलब अनइंटेंडेड सब्सटेंसेस सच एज माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन, जैसे रखे रखे उसमें क्या हो गई, कॉन्टेमिनेशन हो गई, माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई, तो उसको बोलेंगे कॉन्टेमिनेंट, वो भी क्या है, इम्प्योरिटी है। लास्ट वन इज आइसोमर्स, द कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज नोन एज आइसोमर्स, जैसे स्टीरियो आइसोमर्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो इनकी वजह से भी क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था इम्प्योरिटीज़ का, जिसमें कि मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग। क्वेश्चन जैसे आता है इसमें या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर डिफाइन इम्प्योरिटीज़, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डिफाइन इम्प्योरिटीज़ एंड इट्स टाइप्स। तो आपने इम्प्योरिटीज़ बतानी है, भाई इम्प्योरिटीज़ होती हैं फॉरेन पार्टिकल जो कि को एग्जिस्ट करती हैं आपके ओरिजिनल ड्रग के साथ। इसके जो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मतलब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये आप लिख सकते हो अगर आपको याद रहेगा। तो इसके इफ़ेक्ट्स ये हैं, ये थेरापेटिक वैल्यू को भी कम करती है, सेल्फ लाइफ को कम कर सकती है, ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकती है, फॉर्मुलेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसमें कितनी टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अगर किसी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से अगर कोई इम्प्योरिटी आ रही है, मतलब वो एज अ फॉरेन पार्टिकल काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, वो एज अ फॉरेन पार्टिकल काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। सॉल्वेंट्स की वजह से अगर इम्प्योरिटी आ रही है तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल सॉल्वेंट। उसके बाद रिएजेंट्स, कैटलिस्ट, डिग्रेडेशन मतलब रखे रखे प्रोडक्ट डिग्रेड हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो जा रही है, फिर उसमें हाइड्रोलिसिस हो जा रही है, या लाइट की वजह से वो डिग्रेड हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं फोटो डिग्रेडेशन। फिर कॉन्टेमिनेंट्स मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ हो जा रही है, ये सारी चीज़ें। आइसोमर्स जो हमारे डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, वो भी कभी कभी एज अ इम्प्योरिटी का काम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्प्योरिटीज़ एंड इट्स टाइप्स। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, और थैंक यू। मैं अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जो आपको बिल्कुल बहुत ज़रूरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक इस सिलेबस में से, इस टॉपिक्स में, इस यूनिट में से नया टॉपिक जो है वो अपलोड करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।